आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आज है मंथली एक्सपायरी यानी जुलाई सीरीज की एक्सपायरी और उससे ठीक पहले मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा हल्का होकर अब कारोबार कर रहे हैं और इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल बाजार आ चुका है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो अब 54 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। 19,700 के लेवल्स ऑल्दो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उन लेवल्स के ऊपर टिका हुआ है लेकिन डेज लो पर है। सेंसेक्स भी 250 अंक नीचे कारोबार करते हुए, बैंक निफ्टी भी अपने दिन के ऊपरी स्तरों से लगभग 600 पॉइंट फिसला है और बैंक निफ्टी में अब प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होते हुए यहां 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप्स, जहां 150 अंकों की बढ़त है। लगभग 0.5% की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। स्मॉल कैप भी हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। क्या है संकेत इस समय के इंटरनेशनल मार्केट से, उन्हें फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। शुरुआत यूरोपियन मार्केट्स के साथ कर लेते हैं। फेड मीटिंग का आउटकम आ चुका है, ईसीबी डिसीजन अभी भी अवेटेड है और उससे ठीक पहले जो शुरुआत एक्सपेक्टेड है यूरोपियन मार्केट्स की वो थोड़ी मिक्स्ड ही रह सकती है। उसी तरीके का रुझान फिलहाल देखने को मिल भी रहा है। एशियन मार्केट्स को देखेंगे आज के सेशन में तो एशियन मार्केट्स ज्यादातर बढ़कर ही कारोबार कर रहे हैं। शंघाई है जो कि लाल निशान में है, 0.5% ऊपर निक्काई। हांगकांग का बाजार 1.5% ऊपर है, 0.5% ऊपर ताइवान भी ट्रेड कर रहा है। शंघाई नीचे थोड़े प्रेशर में लेकिन स्ट्रेट टाइम्स भी 0.1% ऊपर है। अमेरिका के फ्यूचर्स में सुस्ती एज यूजुअल, जो ट्रेंड फिलहाल बना हुआ है। 15 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक के फ्यूचर में हालांकि तेजी है, 1% ऊपर नेस्डैक फ्यूचर कारोबार कर रहा है। अंकों के हिसाब से ऑलमोस्ट 120 अंकों के बढ़त है। तो आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि नेस्डैक आईटी पॉकेट को ही कॉन्स्टिट्यूट करता है और वहां पर फ्यूचर्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार की बात करते हुए फटाफट से मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। हालांकि आज दिग्गजों में प्रेशर ज्यादा है, मिड कैप्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो एनएससी स्टैट्स पे अगर आप देखेंगे तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। लगभग 1611 स्टॉक्स है जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1255 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार फिसला है। निफ्टी 19,700 के नजदीक कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊंचाई से 550-600 अंक नीचे आया है लेकिन अब डे लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी बैंक में। आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में जहां पर बाइंग देखने को मिली है। स्टार परफॉर्मर है आज फार्मा इंडेक्स जो कि 2.5% ऊपर है। रियल्टी इंडेक्स भी 1.5% ऊपर है। इसके अलावा सरकारी बैंक स्टॉक्स मजबूत दिखाई देंगे आज के सेशन में, लेकिन ऑटो, एनर्जी, ऑयल एंड गैस ये कुछ पॉकेट्स कमजोर देखने को मिल रही हैं। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट शेर खान से। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या रहा है आपके रिमेनिंग सेशन के लिए और कहाँ एक्सपायरी होते हुए दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भले ही निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया लेकिन अराउंड 19,850 19,860 के अराउंड, जहाँ पे 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, तो वहाँ पे एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला। तो हमें लगता है कि निफ्टी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या तो कंसोलिडेशन मोड में आ चुका है। जब तक ऊपर में 19,900 के लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेकआउट या उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तभी तक हमें लगता है कि एक वीकनेस रह सकती है इन द शॉर्ट टर्म। हमें लगता है कि निफ्टी में सेल करके यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे में हमें लगता है कि 19,550 तक के लक्ष्य हमें इन द शॉर्ट टर्म देखने चाहिए। इसके लिए हमारी बैंक निफ्टी में सेल की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से हमें एक सेलिंग प्रेशर ही देखने मिला है। हमें लगता है कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे जाते हुए वीकनेस हमें दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर जो मैं बात करूं तो हमें लगता है कि 45,400 45,300 तक वहां पे स्लिप हो सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 46,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी सेल किया जा सकता है। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल की ही सलाह रहेगी। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल करने की सलाह है, यही सजेशंस हैं आपके लिए। चलिए तो अब स्टॉक्स पर कर लेते हैं फोकस। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज आपकी ओर से जतिन? जी, हमने एक शॉर्ट और एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। अगर जो मैं शॉर्ट साइड की बात करूं तो अपोलो टायर में है। तो अपोलो टायर में हमने देखा है कि काउंटर ट्रेंड पुल बैक था। वो पुल बैक अराउंड 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से फिर से आज सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो अपोलो टायर्स में ऑगस्ट फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं।
नीचे में हमें लगता है कि 406 से लेके 400 तक ये स्लिप हो सकता है और ऊपर में हमें स्टॉप लॉस अराउंड 433 का लगाना होगा। ये अगस्त फ्यूचर के लेवल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग साइड की मैं अगर जो बात करूं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि फार्मा एक सेक्टर है और एफएमसीजी एक सेक्टर है जो डिफेंसिव है। तो अभी अगर जो हमें ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है तो हमें लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में एक बाइंग मोमेंटम देख सकता है। तो हमें एफएमसीजी पैक में से मैरिको जो है वो अच्छा लगता है। मैरिको हमें लगता है कि एक वीकली इनसाइड बार पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। हमें लगता है कि इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 583 से लेके 590 तक के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म में हमें दिखने चाहिए और नीचे में हमें स्टॉप लॉस 540 का लगाना होगा। तो मैरिको ऑन द लॉन्ग साइड और अपोलो टायर शॉर्ट साइड में ये हमारे दो ट्रेडर्स रहेंगे। तो मैरिको खरीद के चलना है। अपोलो टायर शॉर्ट साइड पर दोनों फ्यूचर्स में ट्रेड आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं। मैरिको इनफैक्ट डेज हाई पर है ही और इनफैक्ट अगर आप मिड कैप्स के स्टॉक देखेंगे हमारी लिस्ट के तो उसमें मैरिको शामिल है। इनफैक्ट एफएमसीजी में मिड कैप एफएमसीजी में स्पेशली काफी अच्छी बैंक देखने को मिल रही है। तो चलिए मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर एक्शन है, आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। एफएमसीजी से ही शुरुआत कर लेते हैं। कोलगेट, इमामी, मैरिको, गॉडफ्रे फिलिप्स ये हमारी लिस्ट में है। कोलगेट 7% ऊपर, इमामी 3% ऊपर, मैरिको 3.5% ऊपर और गॉडफ्रे फिलिप्स में 11.5% की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स में नेटको फार्मा 4% ऊपर, औरबिंदो फार्मा में 6% का उछाल, अजंता फार्मा 4% ऊपर है, ग्लैंड फार्मा अब 6% ऊपर आकर कर रहा है ट्रेड। आईटी में ऑरेन प्रो सॉल्यूशंस, रेट गेन, केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट 5% तक का उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। एनबीएफसीज में आरईसी, पीएफसी, मनापुरम, होम फर्स्ट फाइनेंस तेजी में है। आरईसी पीएफसी तो स्टार परफॉर्मर्स रही हैं कंसिस्टेंटली, 8% ऊपर आरईसी आज के सेशन में, पीएफसी भी 4% ऊपर है। रियल्टी में भी बाइंग है। डीएलएफ, फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरा रियल्टी 3% तक ऊपर आज के सेशन में कर रहे हैं ये कारोबार। तो ये है रुझान फिलहाल मिड कैप्स में सेलेक्ट पॉकेट्स का, जहां पर एक अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे एमएनएम की, जहां पर आज करीब 6% की गिरावट है। क्यों गिर रहा है ये स्टॉक, बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन, एमएनएम में गिरावट के पीछे के कारण क्या है? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा येस्टरडे स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने 3.5% से ज़्यादा हिस्सा आरबीएल बैंक में खरीदा है 417 करोड़ रुपए के लिए और उनका ये मानना है कि ये हिस्सेदारी वो मैक्सिमम 9.9% यानी लगभग 10% तक ले जाएंगे। इस न्यूज़ पे ऑब्वियसली आरबीएल का बैंक का शेयर काफ़ी एक्टिव था, लेकिन अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो शेयर लगभग अपने डेज लो पे 6% नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बाजार शायद इसको नॉन कोर इन्वेस्टमेंट मान के चल रहा है। आपको अगर ध्यान है तो जब अनीश शाह नए सीईओ बन के आए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा में, जो पहली बात उन्होंने की थी कैपिटल एलोकेशन की, उसकी पॉलिसी की, नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स और जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको डाइवेस्ट किया जाएगा। कुछ हद तक उसमें सक्सेसफुल रहे और शायद उसके वजह से भी आपने स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन देखा। लेकिन जब मैनेजमेंट कह रहा है कि नॉन कोर चीज़ों में निवेश नहीं करेंगे और आरबीएल बैंक में निवेश होता है, जबकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पैसे नहीं डाल रहे, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन है कि इस आरबीएल बैंक के स्टेक बाय के पीछे क्या रणनीति है, क्यों ये नॉन कोर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस कंसर्न के चलते शायद आज आपको बाजार में थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है एमएनएम के शेयर्स में। और टेक प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए एमएनएम के स्टॉक में आरबीएल बैंक के साथ डील पसंद नहीं आई और इसीलिए अब ये गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। एक क्विक कमेंट भी ले लेते हैं एमएनएम पर, कहां सपोर्ट लेगा, क्या रहा है आपकी जतिन एमएनएम के स्टॉक पर? देखिए, अगर जो एमएनएम की मैं अगर जो बात करूं तो डेफिनेटली आज जो गैप डाउन हुआ है उससे स्ट्रक्चर एक वीकनेस दर्शा रहा है। हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं 1370 1350 तक नीचे में स्लिप हो सकता है। थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट होने के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू करेगा ऐसा लग रहा है। जब तक आज का गैप अराउंड जो 1500 1030 का जो गैप एरिया है जो आज फॉर्म हुआ है, जब तक वो फिल नहीं होता तब तक हमें लगता है कि इसमें वीकनेस जारी रहनी चाहिए। ओके, तो एमएनएम में वीकनेस जारी रह सकती है। 1350 तक के लेवल्स
तक ये स्लिप हो सकता है। ये जतिन का व्यू है। फिलहाल 1457 पर ट्रेड कर रहा है, 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार को आरईसी के नतीजे पसंद आए हैं और इसीलिए स्टॉक 7-8% ऊपर है भी। जोरदार मोमेंटम के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है पोस्ट अर्निंग्स डेज हाई पर। और पिछली तिमाही में जो कंपनी का मुनाफा रहा है वो 21% ग्रो हुआ है, आय करीब 17% बढ़ी है। नतीजों के बाद सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कंपनी के सीएमडी विवेक कुमार देवगन ने कहा कि कंपनी की योजना 2025 तक 0 एनपीए कंपनी बनने की है। साथ ही कंपनी बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रही है। अभी हमने रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, जिसके प्रोजेक्ट लागत लगभग 5,000 करोड़ थी। उसमें से हम 80% अमाउंट 4,000 करोड़ हम उसकी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी ओमान में स्थापित होने जा रहा है, उसके लिए ऑफटेक का भी इंतजाम हो गया है। इसी तरह के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात में भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसके लिए इसकी फाइनेंसिंग करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ओके सर, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया कि 2025 तक आरईसी 0 एनपीए कंपनी होगी। अभी सिचुएशन की बात करें तो जो ओल्ड एनपीए प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने हैं और जो एनसीएलटी में रेजोल्यूशन के लिए मौजूद है? जी, अभी हमारा नेट एनपीए 0.97% है मात्र, और लगभग अभी एनसीएलटी में लगभग 10 से 12 प्रोजेक्ट हैं और कुछ लिक्विडेशन के प्रोसेस में हैं। तो हमारा मानना है कि अगले 2 वर्षों में या तो एनसीएलटी में प्रोजेक्ट का निदान हो जाएगा, अथवा जो एनसीएलटी में जिनका निदान नहीं हो सकता, जिनका लिक्विडेशन है, वो प्रक्रिया भी 2 साल के अंदर पूर्ण हो जाएगी। ऑलराइट सर, 54 ईसी बॉन्ड्स की बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आप अप्रोच कर रहे हैं, पावर मिनिस्ट्री में ऑलरेडी आप ये प्रपोजल भेज चुके हैं मेरे हिसाब से। तो क्या वजह है जो आप अप्रोच कर रहे हैं कि सीलिंग को बढ़ा दिया जाए? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डिमांड? विशेषकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जो भी एक छोटा फ्लैट भी लोग बेचते हैं, उस पर भी उनको कैपिटल गेन 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तक क्योंकि सीलिंग है केवल 50 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें उपभोक्ताओं की तरफ से मांग आ रही थी कि इसकी सीलिंग को बढ़ाने के प्रयत्न किया जाए। इसके लिए हमने इन्वेस्टर्स मीटिंग की थी, मुंबई में की, बेंगलोर में की, गोवा में की। सभी जगह से हमें फीडबैक मिल रहा है कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि ये सीलिंग जो है 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाए। इसलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अनुरोध किया है। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्र। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। और दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को एक सर्किल से दूसरे सर्किल में टेलीकॉम उपकरण बिना किसी मंजूरी के भेजने को हरी झंडी दे दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों के लिए दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचाना आसान हो जाएगा। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। बताइए असीम। दीपाली, अभी टेलीकॉम कंपनियां किसी भी सर्किल में ट्रायल करती हैं या फिर वहां पर उपकरण लगाती हैं और उसके बाद किसी कारण से उनको उपकरण वहां से शिफ्ट करना है, किसी दूसरे सर्किल में लेके जाना है, तो उसको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, उनको टर्म सेल से मंजूरी लेनी पड़ती थी, दोबारा से उस इक्विपमेंट का सर्टिफिकेशन कराना पड़ता था, जिस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता था। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार ने सारी मंजूरियों को हटा दिया। अब कंपनियों को सिर्फ दूरसंचार विभाग को सूचित करना और अपना उपकरण वो काफी आसानी से शिफ्ट कर सकती है। खासतौर पर कई सारी कंपनियां हैं जो कि 2G अपने उपकरण दूसरे सर्कल्स में शिफ्ट करना चाहती हैं। कई कंपनियों ने अपने जो 4G नेटवर्क ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है, लेकिन उनका 2G नेटवर्क अभी भी बना हुआ है, तो उसको दूर दराज के इलाकों में भेज सकती है, वहां पर आसानी से उसको लगा सकती है। अब उनको किसी भी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है, तो ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्लैरिडन मोबाइल का एक अपडेट लेकर आते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और 5paisa.com के रुचि जैन के बीच मुकाबला चल रहा है। लेकर आते हैं पहले पोर्टफोलियो की अपडेट। रूपक डे ने स्पार्क को ऐड किया है। खरीदारी की सलाह 275 के टारगेट के लिए 228 स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हैं, तो 228 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। प्रशांत सावंत ने ऐड किया है जनता फार्मा, 1700 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है, 1400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और रुचि जैन ने जीएसएफसी से एग्जिट किया है 168.8 के लेवल्स पर, 185 के इनके टारगेट्स थे। ऑल्दो अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। कल तक प्रशांत सावंत लीड कर रहे थे, क्लोजली कंपीट कर रहे थे रुचि जैन। मुनाफे के मीटर में फिलहाल का हाल अगर आप देखेंगे तो बढ़त पर अब आ चुके हैं रुचि जैन, जो कि 11% के रिटर्न दे रहे हैं। दूसरे पायदान पर प्रशांत सावंत 7% के रिटर्न के साथ, और रूपक डे का पोर्टफोलियो लगभग 2% के रिटर्न दे रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक
ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।